मध्य प्रदेश की राजनीति में तख्ता पलट होते ही एक ही सवाल सबके मन में बना हुआ है कि आखिर एमपी का नया सीएम कौन होगा। इस दौड़ में भाजपा के कई दिग्गज हैं, लेकिन इसमें सबसे तेज नाम पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का सामने आ रहा है। एमपी की सियासत को लेकर हमारे साथ फोन पर मौजूद है जर्नलिस्ट मुस्तफा हुसैन। आइए उनसे जानेंगे कि एमपी सियासत में किस तरह की उठापटक पार्टी के भीतर चल रही है। बताइए मुस्तफा जी, किस तरह की उठापटक दोनों ही पार्टी के बीच चल रही है। जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा ठीक करूंगा और मैं ये कहूंगा कि अब की बार एमपी में महाराष्ट्र सरकार साफ तौर पे ये दिखाई देने लगा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जो राजनीति है अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास घूमती हुई दिखाई दे रही है। और पार्टी के जो भी बड़े निर्णय होंगे उसमें सिंधिया का रोल अहम होगा। उसी के चलते जो मध्य प्रदेश में सीएम की ताजपोशी की बात आ रही है उसमें लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर के नाम को हाल पार्टी आलाकमान हरी झंडी दे देगा। कल 24 मार्च को भाजपा विधायक दल की बैठक है। शिवराज सिंह चौहान को लेके अटकलों का बाजार तो गर्म है, लेकिन बताया जा रहा है कि आलाकमान उनके नाम से खुश नहीं है। दूसरी बात है कि शिवराज सिंह चौहान का माइके लाल वाला जो बयान है उसको लेके भी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी दिखाई नहीं दे रही। और तीसरी खास बात यह है कि जब शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल अंतिम दौर में था और जिस तरह से उस समय नौकरशाह हावी थे और नेताओं की सुनाई आवाज जो है सरकार नहीं सुन रही थी, उसको लेके भी पार्टी में नाराजगी है। तो कुल मिला के इस समय पार्टी को एक सौम्य चेहरा चाहिए जो सब लोगों में सामंजस्य बिठा सके। और चौथी अहम बात एक यह भी है कि जिन 22 सीटों पे चुनाव होना है वो सभी उनमें अधिकांश जो विधानसभा सीटें हैं वो चंबल अंचल की है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो चंबल अंचल से ही आते हैं। ऐसी स्थिति में साफ तौर पे लगता है कि इस बार जो है नरेंद्र सिंह तोमर की ताजपोशी हो सकती है और फिर इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बड़ा रोल माना जा रहा है और वे भी नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर हामी भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो इसमें लगता है कि जो मध्य प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक राजपूतों की दावेदारी रही और अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह जैसे नाम सत्ता पे काबिज रहे, तो एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश में किसी राजपूत की ताजपोशी हो सकती है और नरेंद्र सिंह तोमर सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन विधायक जो है कामोबेश वो अंदर खाने शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में है। लेकिन आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान का होगा और आलाकमान जिस नाम को हरी झंडी देगा उसको मध्य प्रदेश का मुखिया चुना जाएगा। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक भोपाल में है, 25 को सरकार की शपथ हो जाएगी और 26 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग। जी नवीन। आपने आपने मुस्तफा जी एक बात ये कही कि अब की बार सिंधिया सरकार, तो क्या माना जाए सिंधिया जी के सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं, क्या उनकी उनका रोल जो है इस बार महत्वपूर्ण हो सकता है। जी नवीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उन्हीं का रोल महत्वपूर्ण होगा। वे ही सबसे पहले शपथ लेंगे और जो खबरें हमारे पास आ रही है वो साफ तौर पे ये बताती है कि जो 25 तारीख को मंत्रिमंडल की शपथ होगी उसमें सिंधिया समर्थक जो लोग हैं उनमें से करीब 6 पूर्व विधायकों को ताजपोशी होगी और तुलसी सिलावट उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। और नीमच मंदसौर संसदीय सीट से हरदीप सिंह डंग की दावेदारी भी पक्की मानी जा रही है। और तो पहले फेज में ज्यादा लोग वो होंगे जो सिंधिया समर्थक है और इसके अलावा जो बीजेपी के कद्दावर नेता है जैसे भूपेंद्र सिंह है, नरोत्तम मिश्रा है, रामपाल सिंह है, इन लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है और फिर जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का वो राज्यसभा की वोटिंग के बाद होगा। जी नवीन। एक बात और ये निकल के सामने आई है कि सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस जो है जितने भी विधायक है वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो किस तरह की जानकारी आपके पास है उनके इस्तीफे को लेकर। देखिए नवीन, अटकल पंजों की बातें अपनी जगह है, लेकिन एक बात साफ तौर पे बता दें कि एक वैधानिक कठिनाई है। यदि कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक इस्तीफा देते हैं तो भी मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश का जो हक है वो गवर्नर लालाजी टंडन के हाथ में है। और जब तक गवर्नर नहीं चाहते या नहीं कहेंगे तब तक एमपी में राष्ट्रपति शासन घोषित नहीं हो सकता है। यदि कांग्रेस के तमाम लोग इस्तीफा देते हैं तो उन तमाम सीटों पे फिर चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए इस्तीफा देना बेमानी हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जिनके अच्छे खासे एमएलए है, 92 एमएलए इस समय 92 जो है वो विधानसभा में है, तो कांग्रेस ये आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाएगी।
मुझे जो लगता है वो कांग्रेस के दो पैंतरे दिखाई देते हैं मुझे साफ तौर पे। एक तो ये कि सरकार के शपथ विधि के बाद वो कांग्रेस जो है बीजेपी को बहुमत साबित करने की कहेगी, और उस स्थिति में हो सकता है कांग्रेस के लोग जो है वो बीजेपी के कुछ वोटों को यहाँ से वहां कर दे और बहुमत सिद्ध ना होने दे। और दूसरी खास बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस का ये दूसरा कोशिश ये रहेगी कि जिन विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं उन विधानसभा सीटों पे ताकत से लड़ा जाए और कांग्रेस के विधायक जितवा के लाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश में फिर वो बहुमत में आ सके और सरकार का दावा पेश कर सके। क्योंकि बीजेपी के लिए सत्ता बचाने के लिए कम से कम 15 विधानसभा सीटों पे चुनाव जीतना आवश्यक है। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे कांग्रेस पार्टी की साफ तौर पे दिखाई देती है। जी नवीन। एक बात और ये निकल के सामने आई थी कि सीएम कमलनाथ के इस्तीफे से पहले उन्होंने एक बात कही थी कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। तो क्या भाजपा को कमलनाथ को हल्के में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वो कुछ उनकी कोई प्लानिंग चल रही हो, कोई प्लान चल रहा हो कि यार कि इनकी सरकार ना बनने दे, किस तरह की जानकारी कोई आपके पास? नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो कमलनाथ जी ने कहा था वो भी सही बात है, और उसके बाद जो ट्विटर हैंडल है कांग्रेस पार्टी का उस पे भी ये साफ तौर पे कहा गया था कि कमलनाथ जल्दी वापसी करेंगे। उसके बाद कमलनाथ दिल्ली गए, सोनिया गांधी से मिले। तो कुल मिलाकर के रणनीति कांग्रेस की अपनी जगह काम कर ही रही है। तो बीजेपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को हल्के में लिया और वो भूल बैठी थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी है और उसकी सरकार को गुलाटी खानी पड़ गई। ठीक उसी प्रकार बीजेपी को भी कांग्रेस या कमलनाथ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक दांव पेच पैतरे हैं। किसका दांव कब लग जाए और कौन जो है वो गुलाटी खा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में बेहद अनिश्चितता रहती है, अनिश्चितता का माहौल रहता है। और जिस तरह 2020 में आखिरी गेंद तक मैच का रोमांच बरकरार रहता है, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश की सियासत जो है इस समय रंग बदल रही है। जी नवीन। एक बात और ये है कि निकल के सामने आई है, हमारे पास देखने को भी मिला है, आपने भी देखा होगा कि सिंधिया के सबसे करीबी जो है हरदीप सिंह डंग, वो उनका इस्तीफा सबसे पहले आया था और वो आखिरी तक टिके रहे और सामने नहीं आए। फिर वो जब बेंगलुरु में जब सब विधायकों के वीडियो जैसे सामने आए तो उस समय उनका वीडियो पहले आया था। तो क्या सिंधिया के सबसे करीबी जो डंग है, क्या उनको मंत्रिमंडल में सबसे पहले लिया जाएगा? नवीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 मार्च को डंग ने अपना जन्मदिन मनाया और 3 मार्च को माँ के पाँव छू के वो निकले थे। उसके बाद से लापता थे और वो जो है बेंगलुरु में प्रकट हुए, वीडियो के माध्यम से प्रकट हुए। और वे एकमात्र 22 विधायकों में ऐसे विधायक थे जो पहले दिन जब गायब हुए तब से आखिरी तक लापता ही रहे और आज तक ही लापता है। अभी उनकी उपलब्धता फ़ोन वगैरह पे नहीं है। कोई उनके पर्सनल नंबर कहीं चल रहे हो तो बात अलग है। जो उनका सार्वजनिक नंबर है वो बंद है। तो कुल मिला के उस उन्होंने अपनी जो वफादारी दिखाई है उस वफादारी का उनको निश्चित तौर पे बड़ा इनाम मिल सकता है। और सिंधिया जो चाहते हैं वो नीमच मंदसौर का उनका इलाका है, यहाँ पे उनका मूवमेंट है। तो वो चाहते भी होंगे कि इस क्षेत्र से उनका व्यक्ति एक पार्टिसिपेट करे मंत्रिमंडल में, ताकि उस क्षेत्र में उनकी पकड़ बरकरार रहे। इसलिए डंग का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे इस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के और नाम भी है, जिसमें जो कद्दावर नेता है और दलित चेहरा है वो है जगदीश देवड़ा का। वे पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। और दूसरा जो चौथी बार के विधायक है ओम प्रकाश सकलेचा, उनका नाम भी जो है सीनियरिटी में आता है। और मंदसौर के जो विधायक है यशपाल सिसोदिया, वे भी सीनियर है। लेकिन कुल मिला के जो कांग्रेस से आए हुए जो लोग हैं, जो विधायक है, पार्टी को उनको जगह देनी है। इसलिए बीजेपी के जो लोग हैं उनमें जो बेहद सीनियर है उन्हीं का नंबर लग पाएगा। बाकी लोगों को शामिल किया जाए इसकी संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है नवीन। धन्यवाद जानकारी के लिए आपको मुस्तफा जी। ये थे मुस्तफा जी जिन्होंने बताया कि अब की बार सिंधिया की सरकार